हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। आई होप के सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 8 का मैथ, है ना। आज इसकी पहली क्लास है और पूरे मैथ को बिल्कुल बेसिक से लेके शुरू करेंगे और बढ़िया लेवल तक अपना सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अपने मैथ का जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय जो है, उसका नाम है परमेय संख्या। क्या नाम है? परमेय संख्या। तो पहले हम इसका मतलब जो भी इंट्रोडक्शन रहेगा उसको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन कह लो या फिर इसका ही थ्योरी है या बेसिक्स है इसका, वो पढ़ेंगे पहले। तो इसमें देखो, जब तक हम इन संख्याओं के बारे में या इसके बारे में नहीं समझेंगे तो हम इसके क्वेश्चनों को हल कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन छोटी सी संख्या है, इनको एक एक करके समझ लेते हैं, फिर अपने अध्याय की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, सबसे पहले जो आता है वो संख्या है अपनी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या, जिसे अपन नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिसे अपन n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है वो समझेंगे। तो देखो, वे संख्याएं जिनका गिनने में उपयोग किया जाता है वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मैं इनकी सारी की जैसे ही अपनी संख्याएं कंप्लीट होंगी तो आपके लिए कि यहाँ अपना एक लगा दूंगा पूरी डेफिनेशन के साथ में, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं साथ के साथ लिखते चल रहा हूँ, बट अगर आपको नहीं क्लियर दिखाई दे तो वहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, अब देखो इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि वे संख्याएं जिनका गिनने में मतलब काउंट करने में किसी भी चीज को, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि अभी जैसे मान लो मेरे हाथ में कितना मार्कर है, आप बोलोगे कि सर एक, तो ये हमने गिनने में यूज करा कि नहीं हुआ? यूज हुआ कि नहीं एक? तो उसी तरीके से किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को गिनने में जो भी संख्याओं का यूज होता है वो सारी की सारी संख्या कैसी होती है? प्राकृत संख्या है। और आपको पता है किसी भी संख्या को काउंट करना कहां से शुरू होता है? एक से। अगर इसको अपन गणितीय भाषा में लिखे तो कैसे? एक से शुरू होगा, दो तक, तीन, चार, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये? बिल्कुल अनंत तक जाएगा, ठीक। चल, इसमें कुछ और समझाने जैसा कुछ है? अब लोग सर बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलो, अब देखो, दूसरी चीज, दूसरी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या अपनी कौन सी है? पूर्ण संख्या। ये क्या है? यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, मतलब प्राकृत संख्या ये है हमारी, प्राकृत संख्या हमारी ये है, ठीक है। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, मतलब इस वाले समूह में जीरो या शून्य को शामिल कर लिया जाए, इस वाले समूह में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। या फिर बोले कि हम जो प्राप्त समूह होगा वो समूह कैसा होगा? पूर्ण संख्या वाला समूह होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्राकृत वाला समूह है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये प्राकृत संख्या है, या मैं बोलूं कि ये प्राकृत संख्या वाला समूह में एक, दो, तीन, ऐसे करते करते बिल्कुल चला जाएगा। ये शांत होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल दूर तक जाएगा। दूर तक का मतलब अनंत तक, है ना। अब देखो, ये हो गया अपना प्राकृत संख्या वाला समूह। अब ये चीज बताओ, हमने इसमें क्या बोला है कि संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं जीरो को और शामिल कर लूंगा तो ये वाली संख्या कैसी हो जाएंगी? ये जो वाली पूरी संख्याओं का ये जो समूह है, ये वाला, ये समूह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। कौन सी संख्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? तो ये कौन सी संख्या होंगी? पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, है ना। जिसको कभी कभार आपको अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कभी कभी वो डब्ल्यू लिख देगा आपके लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से, और इसे एन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब देखो, चीजों को समझते हुए चलना है अपने को।
कभी कभार क्वेश्चन में सॉरी पेपर में जो आता है क्वेश्चन, वो कभी कभार क्या हो जाता है, वो लोग कैसे पूछ लेता है, जैसे अगर वो आपसे बोल देगा कि ये जो संख्या है, या फिर वो आपसे बोल सकता है कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो आपसे ऐसे पूछ लेगा। अब आप लोग मुझे जरा इसका आंसर दो कि क्या प्राकृत संख्या, एन मैंने इसलिए लिख दिया है थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? अब आप लोग मुझे बताओगे अपनी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 2 3 ऐसे करते हुए, और हमारी पूर्ण संख्या कौन सी है, इसमें सिर्फ हमें जीरो ऐड करना है, 0 1 2 3। अब आप मुझे बताओ, ये हमारी नेचुरल संख्या है, ये हमारी होल संख्या है, ये मतलब पूर्ण संख्या है, और ये प्राकृत संख्या। अब इसका डायग्राम देख के मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्या प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? आप बोलोगे हाँ या ना, तो आप बोलोगे बच्चा कि यस, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके अनंत तक। जो प्राकृत संख्या है वो कहां से शुरू हो रही है, 1 से लेके अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो है वो कहां से शुरू हो रही है, 0 से लेके अनंत तक। तो अगर मैं 0 को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो जरा आप देखना ये दोनों सेम हो गई क्या, ये दोनों एक जैसी हैं क्या? आप बोलोगे सर हाँ। अगर एक जैसी हैं तो आप बोलोगे कि हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे क्वेश्चन उल्टा आ जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, मैं इसको W से डोनेट कर रहा हूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं? बेटा क्वेश्चनों की लाइनों को समझना, ये 1 नंबर में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन आपके लिए। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो देखो, क्या सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 प्राकृत संख्या होती हैं। क्या ये प्राकृत हो सकती हैं? क्यों? प्राकृत में तो 0 है ही नहीं, प्राकृत में तो 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं का मतलब क्या है कि जो सभी पूर्ण संख्या हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होंगी। अगर, लेकिन इसकी एक कंडीशन हो जाएगी, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। अब आप इसमें समझ सकते हो, मैंने पहले पूछा क्या सभी पूर्ण संख्याएं, तो सभी पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या होंगी। आप बोलोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में क्या नहीं है, 0, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगी। लेकिन 0 को छोड़कर अगर मैं 0 को हटा दूंगा तो आप खुद देख सकते हैं कि नेचुरल और होल नंबर में कोई फर्क है, प्राकृत और पूर्ण में कोई फर्क है? आप बोलोगे सर नहीं। तो 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी। समझ पाए आप लोग? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, बिल्कुल, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। लेकिन 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं होती हैं। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? चलो, अब इससे रिलेटेड कुछ 2-3 बातें। अच्छा, और देखो इसमें एक चीज, अब अगर मैं आपसे नेचुरल नंबर की बात करूं, या मैं आपसे बात करूंगा जो प्राकृत संख्याएं हैं, तो इन प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी
सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो कौन सी है? तो आप बोलोगे कि सर सबसे जो छोटी प्राकृत संख्या है वो कौन सी है? 1। सबसे प्राकृत संख्या, छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। अगर मैं आपसे बात करूंगा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूंगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो आपका जवाब आएगा कि सर 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अब इससे रिलेटेड देखो, हमने इन दो संख्याओं से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बना लिए, 4 से 5 क्वेश्चन। क्या बना लिए? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? हमारा जवाब होगा यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं? आप बोलोगे सर नहीं। लेकिन 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। ये जो भी हमने चारों पांचों क्वेश्चनों को पढ़ा, इसी को अपन एक नोट बना के लिख देंगे। तो पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर इसका जो नोट है उसमें 3-4 क्वेश्चन से बनेंगे, उनको अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले इसे साफ कर लेते हैं। तो देखो नोट क्या है, नोट कह लो, या फिर हमने अभी जो उन दोनों संख्याओं से जो क्वेश्चन बनाए, या आप इनको बोल सकते हो क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ही देना है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपके में एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वहां इनमें बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है अपना, पहला है कि सभी प्राकृत संख्याएं। अच्छा, इसको आप प्राकृत संख्याओं को लिख भी सकते हो, जो कहां से शुरू होंगी, 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? बिल्कुल दूर तक। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं कर लो या होती हैं कर लो। क्यों होती हैं? अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? 0 1 2 3 ऐसे करते करते जाएंगे। ये है अपनी नेचुरल नंबर और ये है अपने होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब आप देख सकते हो कि सभी नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक, तो जो 1 से लेकर अनंत तक आ रहे हैं प्राकृत संख्या में, वही आपके पूर्ण में भी आ रहे हैं 1 से अनंत तक। लेकिन इसमें बस एक्स्ट्रा क्या है? 0। लेकिन बात किसकी चल रही है? नेचुरल नंबर की, मतलब प्राकृत संख्या की। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्यों? 1 से शुरू हो रही हैं, यहाँ पे भी 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। ठीक है, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट है 0 के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब 0 के अलावा सभी पूर्ण संख्या। अगर मैं 0 को हटा दूं तो 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। जरा देखो, 1 से लेकर अनंत तक क्या संख्या हो गई? पूर्ण संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या भी 1 से लेकर अनंत तक होती है। इसलिए 0 के अतिरिक्त सभी पूर्ण संख्या, अगर 0 को नहीं शामिल करोगे तो सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्या होती हैं, और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहां तक ठीक है? चलो, तीसरे को भी हम कर चुके हैं। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या सबसे छोटी कितनी होगी? 1 होगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं। मतलब इन संख्याओं को आप ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि मान के चलो आप बोलोगे सर 80 संख्याएं पूर्ण होती हैं और 200 संख्याएं प्राकृत होती हैं। नहीं, दोनों ही संख्याएं अनंत संख्याएं होती हैं। इनका हमें पता नहीं कितनी संख्या है। अनंत का मतलब बहुत सारी, है ना। ये अपना अनंत का साइन होता है ना, ऐसे करके ये अपना अनंत का साइन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्राकृत तथा पूर्ण संख्याएं अनंत होती हैं, मतलब बहुत सारी होती हैं, अनंत। ठीक है, तो ये छोटा सा नोट कह लो, या फिर ये 3-4 जो क्वेश्चन बन सकते थे इन दोनों संख्याओं में से, कौन कौन सी? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, उनमें से हमने क्वेश्चन बनाए और उनको समझ भी लिया। ठीक है, अब आगे की संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगली संख्या कौन सी है अपनी? पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोला जाता है।
तो ये क्या कह रहा है, देखो कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण हमने पढ़ ली है, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। यहां तक ठीक है। अब इसको देखो समझेंगे थोड़ा अच्छे से, है ना। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि जो हमारा प्राकृत संख्या का समूह है वो क्या है। आप बोलोगे सर 1 2 3 करते हुए कहां तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। अच्छा, फिर इसने बोला है हमसे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का भी लिख लेते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्याओं का समूह क्या होगा, 0 1 2 3, और ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। दोनों संख्या हो गई। लेकिन उसने हमसे बोला क्या है कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पहले अपन लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के समूह, 0 0 1 2 3, ये हो गया के समूह में प्राकृत संख्याओं के। अच्छा, पहले तो ये बताओ ऋणात्मक मान क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4, और 4 का ऋणात्मक मान क्या होगा, -4, ये तो होगा। अगर मैं आपसे बात करूं 1 का ऋणात्मक मान क्या होगा, -1। ऋणात्मक का मतलब क्या है, माइनस। ऋणात्मक का माइनस मतलब क्या है, माइनस। तो देखो, अब उसने बोला है कि समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, तो ये सारी की सारी संख्या कैसी है, प्राकृत है, तो इनके ऋणात्मक मान, इनके ऋणात्मक का मतलब -1 -2 -3, तो -1 -2 और -3, तो ऐसे ही करते करते ये कहां तक आएंगे बच्चा, ये भी अनंत तक आएंगे और ये भी अनंत तक आएंगे। आप समझ पाए, ये हमें एक समूह मिल गया, ये हमें एक समूह मिल गया। अच्छा, अब एक चीज आप इसमें और देखो, क्या देखो, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ 0 से लेके इस वाले पार्ट की बात करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है वो है अपना पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है ये, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर मैं जैसे मैं यहाँ एक, ये वाली संख्या कौन सी हो गई, प्राकृत संख्या है, ये वाली कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये जो वाला मान है प्राकृत संख्याओं का, वो मान कैसा है, ऋणात्मक मान। कैसा है, ऋणात्मक मान। और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये वाला, इन दोनों को मिला के जो बनती है वो संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। कौन सी कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। अब देखो लाइनों को समझो, वही वाली चीज होगी जो हमारी लाइन में उन्होंने दे रखी थी। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया 0 से लेकर अनंत तक, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, ये प्राकृत संख्या हो गई और उनका ऋणात्मक मान हो गया, को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह, ये पूरा समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो ये वाला पूरा जो समूह है वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ये हमारी जो 3 संख्या है, हालांकि संख्या तो अभी बहुत है, लेकिन ये जो 3 है ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपके चैप्टर या आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बहुत है। अब देखो, अब हमारी जो नेक्स्ट संख्या है वो है बच्चा अपनी, एक तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो संख्या, वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है अपनी परमेय संख्या। परमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर भी बोला जाता है ना, रेशनल नंबर। चलो अब इसको देखो। अच्छा, आप अब लोग मुझे बताओ परमेय संख्या कौन कौन सी होती है। ये आपने वैसे पिछली क्लासों में, कई क्लासों में पढ़ा होगा परमेय संख्या होती क्या है। तो देखो, परमेय संख्या जो होती है उसकी चलो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो परमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिन्हें हम PQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, जबकि, या परंतु कर लो,
परंतु q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां p और q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक ये अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसी चक्कर में मैंने इसको मिटाया नहीं, जिससे आप समझ पाओ। पूर्णांक का मतलब वो संख्या प्लस की भी हो सकती है, वो संख्या माइनस की भी हो सकती है, वो संख्या 0 भी हो सकती है। तो पूर्णांक है, लेकिन परंतु q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसका मतलब है q बराबर 0 कभी नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, p बटे q करो, ये हो गया, तो यहाँ पर जो q है वो क्या है, हर। और ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन, अंश। तो कहने का मतलब q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो परमेय नहीं है। समझ पाए आप लोग यहाँ तक? चलो, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और इसको डीपली समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये जो 3/5 है, क्या ये परमेय संख्या है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p बटे q के रूप में भी है, और जो 3 और 5 जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। 3 और 5 क्या है, पूर्णांक। देखो ये 3 है, इसके आगे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो 4 और 5 दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। आप बोलोगे कि सर -6/10 ये क्या, ये भी पूर्णांक, ये भी परमेय संख्या है? आप बोलोगे सर बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि माइनस के ही तो है, लेकिन p बटे q के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये भी परमेय संख्या हो जाएगी। और दूसरी चीज, ये माइनस की है तो माइनस पर फोकस मत करना, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं आती हैं। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट, जो इसने बोला है कि q बराबर 0, क्या q बराबर 0 है यहाँ पे? नहीं। तो बिल्कुल, क्या यहाँ पे है? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या कैसी होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। अगर हम इसको कुछ और सिंपली रखें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या ये जो 4 है, ओनली 4, क्या ये परमेय संख्या है? तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये नहीं है, और कुछ बोलेंगे सर हाँ ये परमेय संख्या है। अब जो ये बोलेंगे कि सर नहीं है, वो समझ लो थोड़ा। अब देखो, ये 4 जो है वो बिल्कुल परमेय संख्या होगी, लेकिन क्यों होगी? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, क्या मैं 4 में अगर 1 का भाग दूंगा तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस 4 में मैं 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क आएगा? आप बोलोगे सर नहीं, नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं 4/1 जो है वो p बटे q का रूप भी है। क्या q बराबर 0 है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सारी कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। अब जैसे ही मैंने 4 को लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 क्या है, प्राकृत संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या कैसी होती हैं, परमेय संख्या। क्यों? सबके नीचे 1 लगाते चलो, जैसे मान लो 2/1, 3/1, 4/1, ऐसी करते करते अनंत बटे 1। तो ये सारी की सारी कैसी हो जाएंगी, प्राकृत संख्या हो जाएंगे, वो सॉरी परमेय संख्या हो जाएंगे। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्या होती हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल। ठीक है। चलो, अब इसका कहने का मतलब है, ये जो हमारी तीनों संख्याएं, तीनों का मतलब क्या हो गया कि सभी, ऐसे भी लिख लो, सभी प्राकृत और सभी पूर्ण और सभी पूर्णांक संख्या, ये सब की सब कैसी होंगी बच्चा, ये सब की सब होंगी अपनी परमेय संख्या। कैसी होंगी, सभी की सभी परमेय संख्या होंगी। अब क्या, अब कुछ लोग बोलोगे सर 0/1 कैसी होगी, क्या, या फिर 0, ओनली 0 कैसी होगी? तो इसका भी बच्चे आंसर होगा कि ये जो 0 है ये भी परमेय संख्या होगी, ये भी परमेय संख्या होगी। लेकिन इस 0 के लिए आप एक नोट लिख के लेना, या फिर इसको दिमाग में याद रह सके तो इसको याद रखना कि ये जो 0 है कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 5/0, 5/0, तो पहली बात तो आपको इसको ज्यादा हल करने की, दिमाग पे वजन लेने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारी एक कंडीशन है कि परंतु q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0।
तो यहाँ तो q बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब पहली बात तो ये परमेय संख्या होगी ही नहीं। लेकिन अगर पूछा भी जाए तो आपको ये चीज पता है कि अगर मान के चलो मैं किसी भी संख्या, ये हमने 5 लिए तो चलो 5 को ही समझ लो, अगर मैं इसमें 0 का भाग दूंगा तो क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, हम किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो कैसे देंगे। मान लो अगर अपन 5 में इस 2 का भाग दे रहे होते तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से पढ़ा पढ़ते, तो 4 को इसमें से घटा देते, जो होता कुछ करके आंसर आ भी जाता। लेकिन 0 का भाग 5 में दो, 0 का पढ़ा पढ़ो, 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 3 जा 0, 0 का गुणा 1000 बार करोगे तब भी 0 ही आएगा, तो 5 तो कभी आएगा ही नहीं, ना 5 आएगा, ना इससे बड़ा आएगा, ना इससे छोटा आएगा 0 से। तो इसका मतलब इसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते, इसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते। किसको? 0 को। और जब परिभाषित ही नहीं होगा तो ये वाला जो पार्ट है ये कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित। ये कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो अब इस परमेय संख्या में एक और छोटी सी चीजें आती हैं, एक दो संख्या, उनको और समझ लो। जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे बात करूंगा कि मान लो 5.01, क्या ये दशमलव क्या ये संख्या परमेय होगी? अब इसमें भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हाँ होगी, कुछ बोलेंगे सर नहीं होगी। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। मान के चलो अगर मैं 5.01 को क्या मैं 501 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल। पॉइंट हटाने का अपन क्या लगाते हैं? 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी 0। तो क्या 501/100 जो है क्या वो परमेय संख्या नहीं है? ये p/q का रूप बन गया, और जब p/q का रूप बन गया तो इसका मतलब ये संख्या भी कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। यहां तक ठीक है? चलो दूसरी चीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी दशमलव और, अब और क्यों लगाया मैंने वो भी समझ लो। अगर मैं, ये तो हो गई दशमलव वाली, तो दशमलव वाली कितनी भी संख्या हो सभी की सभी परमेय हो जाएंगी। क्यों? उनको जैसे ही अपन हल करने बैठेंगे तो बटे का रूप ले लेंगे, है ना, p/q का रूप ले लेंगे। अगर मैं इसी जगह आपसे बोलूं कि क्या √25, क्या √25 परमेय संख्या है? अब इसमें तो मोस्टली बच्चे अटक ही जाएंगे। या मैं आपसे बोलूं कि बच्चा √16 या फिर √4 या मैं √36 बोलूं, तो क्या ये सारी की सारी संख्याएं परमेय होंगी या नहीं? तो देखो इनको कैसे करेंगे बच्चा। क्या 25 का जो वर्गमूल है वो 5 आता है? क्योंकि जो 25 है वो 5 का क्या है? वर्ग। और इस 5 के नीचे 1 लगा लो। 16 कितने का वर्गमूल है? 4 का, इसके नीचे 1। 4 कितने का वर्ग है? 2 का, 1 लगाओ। 36 कितने का वर्ग है? 6 का, 1 लगाओ। तो क्या इन सब संख्याओं ने क्या p/q का रूप लिया? आप बोलोगे सर हाँ। जब p/q का रूप लिया है तो ये सभी की सभी संख्या कैसी होंगी? परमेय संख्या। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सभी दशमलव और पूर्ण वर्ग संख्या, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसी होंगी? परमेय संख्याएं होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। ये चीज समझ पाए आप लोग? ये चीज समझ पाए? चलो अभी तो देखो इसके अलावा अपरमेय संख्या भी होती हैं, वास्तविक संख्या भी होती हैं, है ना। तो ये संख्याएं बहुत हैं, लेकिन अभी अपने को सिर्फ यहीं तक पढ़ना था क्योंकि अपने चैप्टर का नाम भी परमेय संख्या है, तो हमें सिर्फ परमेय संख्या तक समझना था। अब इसके जो परमेय संख्या है, इसके जो गुण धर्म है बच्चा, अब हम उनके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन उन गुण धर्मों को समझने से पहले कुछ उनसे रिलेटेड 2-3-4 चीजें हैं, उनको आज की ही क्लास में हम समझेंगे। तो इसे पहले साफ करते हैं, देन उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो परमेय संख्याओं के गुणधर्मों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कुछ है, 2-4 चीजें, उनको समझ लेते हैं जिससे अपन को कल की क्लास को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। नहीं समझोगे तो तब भी नहीं आएगी, लेकिन अगर समझ लोगे तो उनको आप आसानी से समझ पाओगे जो गुणधर्म आएंगे। इसमें देखो पहला होता है परमेय संख्याओं के गुण, या सॉरी परमेय संख्याओं के
जोड़ घटाव, जोड़ या व्यवकलन कह लो, और इस व्यवकलन को ही क्या बोलते हैं, घटाव भी बोलते हैं अपन, है ना, घटाना। व्यवकलन को जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना, घटाने को ही व्यवकलन बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, समझो चीजों को। देखो, अगर मान लो मैं कोई दो परमेय संख्या ले लूं, मान लो कोई एक संख्या है मेरी a बटे बी और दूसरी है c बटे डी, मैं भी जोड़ की बात कर रहा हूं। अगर मैं इनको मान के चलो जोड़ूं, इनको क्या करूं मैं, अगर जोड़ूं, जैसे मान लो अगर a बटे बी को मैं 2/4 मान लेता हूं, प्लस c बटे डी को मान लो मैं 3/4 मान लेता हूं। ये मैंने कोइंसिडेंस हो गया कि मैंने दोनों का हर समान ले लिया, हर अलग अलग भी हो सकता है। चलो पहले समान वाले का समझ लो। समान वाले में तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हर है अगर समान है तो हर को तो एज इट इज रखो, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो। 2 + 3 तो ये क्या हो जाएगी, 5/4। ये क्या हो जाएगी, 5/4। तो देखो अपन ने क्या करा, इसका जोड़ के गिराया 5/4। अगर इसमें मान लो कोई ऐसे भी आ जाए कि जिनका हर समान ना हो, जैसे मान लो इसी जगह पर अगर मान के चलो अगर 2/4 है, प्लस इसी जगह पर अगर मान के चलो 3/5 होता, 3/5 होता, तो इस जगह में करना क्या होता है, देखो ये तो सेम था, इसलिए अगर सेम ना हो इसका मतलब ओवरऑल मिला के जब भिन्न बनती ना, ये भिन्न ही तो बनी एक तरीके से। तो जो हर होते हैं इन हर का है अपन क्या लेते हैं, एलसीएम। हर का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा बच्चा वो कितना आएगा, 20। 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 20। अगर आप लोगों को एलसीएम या एचसीएम निकालना नहीं आता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं छोटी सी क्लास अपनी 10-5 मिनट की, 10 की या 5 की या 15 मिनट की, जितना मुझे लगेगा मैं वो पर्सनली एलसीएम और एचसीएम की क्लास लेके आ जाऊंगा। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 20 में 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार और 4 का गुणा करेंगे 3 से, तो 4 तिया 12। तो 10 और 12 मिलके होता है 22/20। 2 से काटेंगे 11 बार और 2 से काटेंगे 10 बार। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11/10। इस तरीके से कुछ अपन भिन्न बोल लो या फिर परमेय संख्याओं का जोड़ बोल लो, जोड़ भी इस तरीके से करेंगे कि हर का एलसीएम लेते हैं और फिर इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है पूरी वो हो जाती है। ठीक है, सेम अब व्यवकलन के लिए करेंगे। व्यवकलन बोल लो या फिर घटाना बोल लो, बात एक ही है। सेम कंडीशन, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूंगा 6/5 है, माइनस का 3/4 है। हाँ समान भी ले लेंगे, पहले असमान ले लो। तो अपन इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी भिन्न आएगी तो जो नीचे का मतलब हर है, हर का अपन क्या लेंगे, एलसीएम। हर का अपन क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5 और 4 का अभी हमने लिया था, कितना आया था, 20। कितना आया था, 20। 5 का भाग दो इसमें 4 बार और 4 का गुणा 6 से करो, 6 चौक 24, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब 4 का भाग दो 5 बार, 4 पंजे 20। अब 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 दिया 15। 24 में से 15 जाएंगे तो बच्चा 9 बचेगा और नीचे बचेगा 20। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। समझ पाए आप लोग कैसे घटाना हो रहा है या कैसे जोड़ किया हमने। ठीक है, अगर ऐसे ही सेम इसको अगर समान हर होता, इसका समान हर का मतलब अगर 6/5 माइनस 3/5 होता, तो देखो समान है तो समान में कुछ नहीं है, एलसीएम वही होगा जो संख्या होती है। जैसे इन दोनों का हर समान है, 5/5 है, तो हमने कितना एलसीएम ले लिया, 5 ले लिया। अगर इसी जगह पे अब ये हर है तो देखो समान है, तो बस इसको ऊपर वाली संख्या को 9 के 2 घटा दो, 6 में से 3 जाएगा तो 3, नीचे 5 है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो जो परमेय संख्याओं का जोड़ है वो इस तरीके से, घटाव है वो भी इस तरीके से, मतलब जोड़ और घटाव दोनों एक जैसे होते हैं। जोड़ और घटाव दोनों एक जैसे होते हैं। नीचे हर जो होता है उसका क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं। बाकी का जो ऊपर अगर जोड़ है तो जोड़ देते हैं ऊपर वाले अंशों को, और नीचे वाले हरों को सॉरी अगर घटाना होता है तो घटा देते हैं। समझ पाए यहां तक। चलो अब इसकी और दो चीजें हैं, एक तो बचा है गुणा और एक बचा है भाग। तो पहले अपन गुणा को समझेंगे, परमेय संख्याओं के गुणा, फिर भाग को।
अगर आपको कभी भी गुणा इसका इजी है, मान लो 2/5 दे रखा हो, गुणा 3/4 दे रखा हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अच्छा पहले तो आप ये बताओ, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन? अंश, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन? हर। इस कंडीशन में अगर दो भिन्न हैं, दोनों भिन्नों का अपने को गुणा करना है, दो परमेय संख्या है उनका हमें गुणा करना है, तो अंश का गुणा अंश के साथ करते हैं और हर का गुणा हर के साथ करते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे अंश और अंश कितना है? 2 × 3 और हर 5 × 4, तो 2 तिया 6, 5 चौके 20, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 10 बार, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3/10। अब भिन्न कैसी भी आ जाए, आपको करना है ऐसे ही, अंश का गुणा अंश से करना है, हर का गुणा हर से करना है। यहां तक मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज वो क्या है, कभी कभार आपको ऐसे आ जाएगा, मान लो 4/6 गुणा मान लो 5। अब आप सोचोगे सर अब इसमें एक तो भिन्न बन गई लेकिन एक नहीं बन रही, तो हमने अभी परमेय संख्या जब समझी थी तो उसमें आया तो था कि अगर कुछ नहीं है तो एक लगा दो, एक लगाने से वो संख्या 9 की त्यों रहती है, कोई चेंज नहीं आता उसमें, है ना। अगर 1 का भाग 5 भेजेंगे तो 5 ही आएगा और हम 5 से ही तो गुणा कर रहे हैं। देखो अब भिन्न बनेगी दोनों, तो ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से, कहने का मतलब अंश का गुणा अंश से, तो 4 × 5 और हर का गुणा हर से, मतलब 6 × 1, तो 4 पंजे 20/6, 2 से काटो, 2 से 10 बार और 2 से 3 बार, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा? 10/3। कभी कभार कटने वाली संख्या भी आ जाती है। कटने वाली संख्या का मतलब जैसे मान लो ये 4/6 गुणा 18 करना हो, तो 6 तिया 18 और 4 तिया 12, ऐसे भी आ जाता है कभी कभार, है ना। तो ये गुणा हुआ, ये जोड़ हुआ, ये घटा हुआ। अब बचता है लास्ट वाला भाग। भाग बोल लो या विभाजन बोल लो, बात एक ही है। इसी की तरह सेम समझेंगे, दो भिन्नों का भाग भी आ सकता है या एक भिन्न और एक सिंगल संख्या भी हो सकती है, कैसे भी, दोनों कंडीशनों को समझेंगे। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान के चलो कि 6/7 भागिंत 6, अच्छा भाग से पहले एक चीज को समझ लो, थोड़ा सा आप इधर ही समझ लो। एक होता है इसमें व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का हिंदी अगर हिंदी है लेकिन इसका अर्थ होता है उल्टा। इसका अर्थ क्या होता है व्युत्क्रम का? उल्टा। उल्टे का मतलब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 6, तो 6 का उल्टा क्या होगा, तो आप बोल लोगे कि सर 6 का उल्टा 1/6 होगा। अब आप बोलोगे कि 1/6 क्यों आया सर, एक नीचे क्यों नहीं गया, वो भी समझ लीजिए। अगर ये सिंगल 6 है और मैंने आपसे परमेय संख्या में भी समझाया, अभी जो हमने गुणा करना सीखा उसमें भी सीखा, नहीं है सीख पाए तो अभी फिर से समझ लो। क्या मैं इसमें अगर 1 का भाग दूंगा तो संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, इस संख्या में कुछ चेंजेस आएंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा और 6 ही हमारी संख्या है। तो अब ये संख्या एक तरीके से आप ऐसे समझो, जो अकेली 6 है वो इस तरीके से बन गई। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 6/1 का उल्टा क्या होगा, 1/6, तो इसका मतलब 6 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/6। आप समझ पाए, ये तो होगी सिंगल संख्या। अगर कोई भिन्न है, जैसे मान लो अगर भिन्न है कोई 3/7, ये कोई भिन्न है, अगर इसका आपसे कोई बोलेगा व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 7/3। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। क्यों अब ये समझाया क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत ही हमें भाग वाली प्रतिक्रिया में जरूरत पड़ेगी। देखो अब जैसे मान के चलो कोई संख्या है 2/5 भागिंत 7/8, मान लो ये कोई संख्या है, इन दोनों का हमें भाग करना है। जब भी आपके सामने दो भिन्नों के बीच में भाग का चिन्ह आ जाए, दो भिन्नों के बीच में, या फिर एक भिन्न और इधर एक सिंगल संख्या हो, जैसे कि मान लो इधर मान लो इसी को ले लो 2/5 भागिंत, अगर मैं आपसे बात करूं कि 4 क्या होगा, इस तरीके से आ जाए या इस तरीके से आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। जो सबसे पहला स्टेप है या जो पहला तरीका है वो क्या है, पहली संख्या को 9 के त्यों रखेंगे, जो दूसरी संख्या होती है, दूसरी संख्या या बोले हम कि लास्ट संख्या जो होती है, उसका आप गुणा का चिन्ह लगा के व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दो, तो 7/8 का उल्टा क्या हो जाएगा, 8/7। कहने का मतलब
जब भी दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह आ जाए या दो भिन्नों के बीच में, तो पहली वाली संख्या को नु की त्यों रखेंगे, दूसरी वाली का व्युत्क्रम कर देंगे लेकिन गुणा का चिन्ह लगाकर। अब आप कुछ बोलोगे कि सर इसमें गुणा का चिन्ह ही क्यों लगा, गुणा का बिना चिन्ह लगा, इसको उल्टा क्यों नहीं करा, वो भी समझ लीजिए। अगर हम इसको सिंपली भाग देंगे अगर मैथ के हिसाब से, तो देखो 2/5 वाली संख्या में भाग देंगे 7/8 का, तो 7 तो इसके बराबर में ही आ जाएगा क्योंकि अब 7/5 7/8 हो जाएगा। लेकिन देखो 1 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, और बटे में बटा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा बटा होता है उसको हटा के जो बटे वाली संख्या होती है वो घूम के ऊपर पहुंच जाती है गुणा में। तो 2 गुणा 8 हो गया, नीचे क्या हो गया 5 गुणा 7। अगर अभी हमने इसमें भिन्नों का गुणा सीखा तो इसमें करके देखो जरा, ये अंश का गुणा अंश से होगा तो 2 गुणा 8 हो जाएगा, और हर का गुणा हर से होगा मतलब 5 गुणा 7। जरा देखना ये दोनों एक जैसे हुए क्या, जरा देखना ये दोनों एक जैसे हुए क्या। आप बोलोगे सर हाँ, इसलिए इस वाली प्रोसेस में कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है आपसे गलत भी हो जाए, लेकिन ये बढ़िया है। 2/5 मतलब पहली संख्या को नो की त्यों रखो, बस गुणा का चिन्ह लगाओ, दूसरी वाली संख्या का व्युत्क्रम कर दो, हो गया ना। अब करो इसका 8 दूनी 16 और 5 सत्ते 35, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16/35 आ जाएगा। समझ में आया यहां तक। अब देखो नेक्स्ट 2/5 है तो इस वाली संख्या को नो की त्यों रखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, मैं भाग का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाओ, और ये जो संख्या है दूसरी वाली इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, उल्टा करो 1/4। अब बन गई संख्या, गुणा का चिन्ह भी आ गया, ऊपर का संख्या ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर से, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे से, तो 2 गुणा 1/5 गुणा 4 मतलब 2/20। 2 से काटो 1 बार, 2 से काटो 10 बार, तो 1/10 हो जाएगा इसका। आप लोग यहां तक समझ पाए, भिन्नों के भिन्न बोल लो या फिर परमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, समझ गए ना। अब देखो कल की क्लास में जब हम इनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी, जोड़, व्यवकलन, गुणा, विभाजन, इन चारों की हमें कल की जरूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कल की क्लास में इसके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से घर पे रिवीजन करो, अच्छे से अध्ययन करो, है ना। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।